जी हाँ दोस्तों, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने सांसदों को दिल्ली में रुकने के लिए जो आदेश और निर्देश जारी किया था वो सब कुछ अब बेमाने सा हो गया है। आखिर जिस बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग की थी उसकी बिसात कैसे बिखर गई, और ये क्यों कहा जा रहा है जिन 37 सांसदों की उम्मीद में मोदी और शाह दरअसल अपनी रणनीतिक बिसात बिछाए हुए थे वो सब कुछ भरभरा करके गिर गया। तो क्या जंतर मंतर के बाद में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में एक दूसरी बड़ी हार मोदी सरकार की होने जा रही है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, गजब की स्थिति आ गई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। आगे कुआं पीछे खाई। ठीक वैसे ही जैसे कई बार आप दोस्तों चिलचिलाती धूप में रोड पर साइकिल, बाइक या फिर 4 व्हीलर से जाते होते हैं तो आपको सामने दूर ऐसा लगता है कि जैसे पानी की लहर हो। जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते हैं तो लगता है कि ये तो चिलचिलाती धूप और रोड पर बनाने के लिए जो मिश्रण सामग्री है उस पर सूरज की जब रोशनी पड़ती है उससे ऐसी झलक उठती है। ठीक वैसे ही दोस्तों अकाली दल की भाजपा के साथ बैठक होने के बाद, गठबंधन होने के बाद बीजेपी बड़ी खुश थी कि अब तो मानो परिसीमन बिल पारित करा लिया। एफसीआर तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो यूं एक झटके में पास करा लेंगे। उस समय ऐसा ही समय बांधा गया। भाजपा और उसके दरबारी मीडिया ने इस अंदाज में इस खबर को चलाना शुरू किया कि ऐसा लगा कि जैसे 50 सांसदों वाली शिरोमणि अकाली दल की पार्टी हो। महज एक सांसद हैं, एक सांसद, और ऐसा औरा देश की मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बनाया जा रहा है कि जिससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की बात है। हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको बताएं अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टियों में से एक है, और किसान आंदोलन शुरू होने के बाद में इसी अकाली ने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को मुंह पे सुना करके अलग हो गई थी गठबंधन से। अब दोस्तों इस बीच में मोदी शाह की सरकार को जोर का झटका जोर से लगता दिख रहा है जब उसके सहयोगी सांसदों के खिसकने की बात आई। क्योंकि दोस्तों इस बीच में मीटिंगों का दौर बहुत चल रहा है। आप देख रहे होंगे अमित शाह लगातार 16-17 दिनों से संसद पहुंच रहे हैं, अपने संसद के दफ्तर में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर संसद के अंदर जहां पर उनको जाना चाहिए जवाब देने नहीं जा पाते हैं। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां पर कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं। आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह के घर पर कई सारी बैठकें हुई हैं, मीडिया में खबरें नहीं चल रही हैं। आप देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह की 3 से 4 राउंड की बैठक हुई है, मगर इन खबरों के बारे में दरबारी मीडिया मुंह नहीं खोलता है। अब दोस्तों ऐसे में उन 37 सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि 37 सांसद जिन पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि ये तो हमारे ही हैं, कहां जाएंगे, मगर ये हमारे ही हैं, कहां जाएंगे, उल्टा पड़ गया। बड़ा दिलचस्प मोड़ है, और बड़े दिलचस्प मोड़ पर है देश की राजनीति। बचपन में आप सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, जिसमें उस पेज पर आप सीढ़ी पर अपने गोटे लेके जाते रहते ऊपर सांप मिलता है, डंक मारता है, काटता है, फिर धड़ाम से नीचे। कुछ वैसा ही इस समय सरकार बीजेपी के साथ हो रहा है। मोदी शाह और पूरी भाजपा हर दिन हर घंटे कील कांटे दुरुस्त करती हैं किसी तरीके से इस मझधार से निकला जाए, मगर ठीक उसी समय राहुल टीम ने, अभिजीत टीम ने, देश के जेनजी ने, पूरा इंडिया गठबंधन, यहां तक कि दोस्तों आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि कुछ मुद्दों पर अंदर खाने इनके सहयोगी, इनके सबसे पुराने सहयोगियों में से जेडीयू और टीडीपी, वो भी अंदर ही अंदर इनके फैसलों पर नाखुशी का दबे लफ्जों में ही सही इजहार कर रहे हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि किस तौर पर संसद के मॉनसून सत्र के बचे हुए 4 दिनों में बीजेपी दरअसल अब अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक कहां भाग गए, भगोड़े हैं, डरपोक हैं, आ नहीं रहे, कायर हैं, एसी रूम से घसीट कर लाएंगे, इस किस्म के शब्दों का प्रयोग संसद के पटल से हो रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग, 84 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे
जिस तेवर और गुस्से में अमित शाह के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे थे संसद के पटल से। तो ऐसे में बीजेपी अब उन 4 दिनों का प्रयोग करना चाहती है, उन 4 दिनों का इस्तेमाल कुछ इस अंदाज में करना चाहती है जिसके जरिए कुछ ऐसे बिल पारित कराए जाए जो आगे चल करके उसकी राजनीति को खाद पानी दे सके। अब दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ सत्ता पक्ष अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रहा, मीटिंग पर मीटिंग, मगर दूसरी तरफ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में भी आपको बताया था कि जिन 3 सांसदों ने बीजेपी से दूरी बनाने का ऐलान कर लिया, जिन 3 बागियों ने, उनके कारण उन 17 सांसदों के भी सांसदी पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। तलवार ऐसी लटकी हुई है कि जब भी फैसला उस पर आ जाए, यानी कि उन 20 बागी सांसदों का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। और वही स्थिति उद्धव ठाकरे के 6 बागियों के साथ भी होने वाली है। आप भूल जाइए कि तमिलनाडु में डीएमके के सांसदों के साथ में किस तौर पर तालमेल कर रहे थे, मगर वो तो खुल करके ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम किसी सूरत में सत्ता पक्ष के साथ नहीं आएंगे। बल्कि ऐलान ही नहीं किया, बल्कि इसके साथ तमिलनाडु के अंदर सत्ता पक्ष हो, यानी कि थलपति विजय की सरकार वाली साइड हो, गठबंधन हो, या फिर विपक्ष वहां का हो, डीएमके और खुद एआईएडीएमके के कुछ लोग, वो तो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन परिसीमन को किसी भी तरह नाकाम करने के लिए एडीसी चोटी का जोर लगाना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के तमिलनाडु के सभी सांसदों के साथ बैठक बुलाई, जिसमें सभी नेता शामिल हुए। एक ऐलान किया गया, एक हुंकार भरी गई कि साहब अब इट्स हाई टाइम, अब यहां पर किसी भी हालत में उन बिल को तो कतई नहीं पारित होने देना है जिन पर वोटिंग की जरूरत है। ध्वनि मत से तो चलो सरकार का वो पेशा ही है कि उनके लोकसभा के स्पीकर ही ध्वनि मत से सब कुछ पारित करा देते हैं जहां पर वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि उनको सबसे बड़ा धक्का इस बात का लग रहा है कि जनसंख्या के आधार पर बड़ी चालाकी से, क्योंकि बड़ी चालाकी से पहले केंद्र की सरकार ने ट्री लैंग्वेज वाला वो फॉर्मूला लेकर के आई, यानी कि दक्षिण भारत के लोगों को भी उनकी भाषा के साथ, अंग्रेजी के साथ अब हिंदी भी सीखना होगा। वो कहते हैं हम क्यों सीखे भाई, क्या उत्तर भारतीय हिंदी और अंग्रेजी के साथ तमिल सीखते हैं? नहीं ना। और इसी बीच में दोस्तों ये परिसीमन वाला दूसरा झटका, जिसके आधार पर उनकी सीटें न सिर्फ घटेंगी बल्कि संसद के भीतर प्रतिनिधित्व तो उनका कम होगा, इसीलिए उनको ये सबसे बड़ी चोट महसूस हो रही है। और इसमें वो अपने आपस की दूरियों को मिटा करके एक साथ बैठ करके दोस्तों अब इस पर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिए। और दूसरी तरफ दोस्तों, चूंकि अगर पहले का माहौल होता जिसमें बीजेपी के लिए खुला मैदान होता था, कुछ भी वो कर जाए सब कुछ उसके लिए मास्टर स्ट्रोक की मीडिया लिखता था, मगर इस बीच में जब जेनजी और राहुल की शक्ति ने दोनों ने कदम से कदम मिला करके देश में जिस अंदाज में सरकार के सामने बैरिकेडिंग्स खड़े किए हैं, कई सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि राहुल की बातचीत का अंदाज जिस तरीके से जेनजी को लुभा रहा है, और कई सारे तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही जेनजी की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी के मुकाबले जेनजी के ज्यादा अनुकूल राहुल की भाषा है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के हालिया इंस्टाग्राम एक्टिविटी युवा यूजर्स के एक वर्ग को कुछ हद तक ऊपर से नीचे की ओर लगी, यानी कि ठीक है उन्होंने कर दिया, जबकि राहुल का अंदाज ज्यादा स्वाभाविक जेनजी को लगता है, वो खुद को रिलेट कर पाता है। हाल में दोस्तों आपने देखा कि राहुल और जेनजी का करिश्मा, अभिजीत दीपिका की टीम का, कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धराशायी होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल किया है। बाय हुक हो बाय क्रुक हो, कैसे भी करके हो बीजेपी ने जीता, लेकिन अचानक देश की युवा शक्ति, जेनजी शक्ति, अचानक जेनजी के साथ राहुल की शक्ति मिलने से बैकफुट पर बीजेपी पहुंची। और इस मोमेंटम को देश के कई सारे राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि अगर इस मोमेंटम को विपक्ष, राहुल अगर बरकरार रख पाने में कामयाब होते हैं, तो जैसा कि नीट के मुद्दे पर मोदी और शाह के चहेते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा सौंपना पड़ा था, उनका एरोगेंस आपने देखा दोस्तों। छात्रों, युवाओं से मिलने, उनसे संवाद करने के बजाय उनको आतंकवादी कह रहे थे, क्योंकि वो मान बैठे थे कि हम तो मोदी और शाह के नाम पर जीत करके आते हैं, जिसको
विपक्ष कहता है कि आप हिंदू मुस्लिम कराकर जीत के आते हैं। वो मान बैठे थे कि हम जो हैं जहां हैं वहीं रहेंगे, कोई टस से मस नहीं कर सकता। मगर 12 वर्षों में पहली बार देश ने देखा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों 2029 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। जेनजी एक बहुत बड़ा वोटर ग्रुप बन रहा है। जेनजी की आम परिभाषा आप जानते हैं, आयु की कैटेगरी वाली। और इस देश में जैसा कि 8 अगस्त की शाम को राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो जिक्र किया कि जिस तरीके से इस देश का जेनजी पार है, पूरी दुनिया सलाम ठोकती है, ठोकना चाहिए सलाम। लेकिन मौजूदा वक्त की सरकार की नीतियों ने जेनजी के सपनों को, युवाओं छात्रों को सपनों को पलीता लगा दिया। अब दोस्तों खबरें ऐसी हैं कि इस बीच भी बीती रात भी शाम भी एक हाई लेवल की अर्जेंट मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की हुई और उसमें उन सांसदों को भी बुलाया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मीटिंग को लेकर कोई बयान तो नहीं आया, जिन सांसदों के साथ होने की उम्मीद थी, मगर वो उसे गायब रहे। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोग आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद बीजेपी के लोग। आगे क्या होगा, कड़ियों को जोड़ करके आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।